नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो लेक्चर में UGC नेट के फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट यानी शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हमने UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, जिसमें हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इस वीडियो लेक्चर में UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। उनमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। नीचे दी गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक की उन योग्यताओं को चिह्नित कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक की उन योग्यताओं को चिह्नित कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है या एक प्रभावी शिक्षक की वे योग्यताएं हैं। नंबर 1 नियंत्रण की संस्कृति होनी चाहिए। नंबर 2 आत्म सामर्थ्य। नंबर 3 शिक्षक का उत्साह। नंबर 1 नियंत्रण की संस्कृति। नंबर 2 आत्म जो सामर्थ्य। नंबर 3 शिक्षक का उत्साह। इसको इस प्रकार समझते हैं। प्रभावी शिक्षक का होना एक कक्षा में प्रभावशाली के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी शिक्षक का होना एक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। एक प्रभावी शिक्षक के व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी शिक्षक के व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित निम्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है। उनमें नंबर 1 नियंत्रण की स्थिति होनी चाहिए। नंबर 2 आत्म सामर्थ्यवान होने चाहिए। नंबर 2 आत्म सामर्थ्यवान होना चाहिए। नंबर 3 शिक्षक का उत्साह होना आवश्यक होता है। शिक्षक के पास जो है उत्साह होना भी आवश्यक है प्रभावी शिक्षक के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्न में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी, ई और एफ। बी, ई और एफ यानी कि समस्या समाधान विधि, अंतः क्रियात्मक प्रस्तुति और अनुशिक्षण। इसको समझते हैं। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में से समस्या समाधान विधि। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में से समस्या समाधान विधि, अंतः क्रियात्मक प्रस्तुति तथा अनुशिक्षण विधि को संवादात्मक कहा जाता है। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में से जो है समस्या समाधान विधि, अंतः क्रियात्मक प्रस्तुति तथा अनुशिक्षण विधि को जो है संवादात्मक कहा जाता है। संवादात्मक शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर वार्तालाप होती है। संवादात्मक शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो है शिक्षक और छात्रों के मध्य परस्पर वार्तालाप होती है, जिससे अधिगम के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान हो जाता है। जिससे जो है अधिगम के दौरान जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका तत्काल समाधान हो जाता है। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम से समस्या समाधान विधि, अंतःक्रियात्मक प्रस्तुति तथा अनुशिक्षण विधि को संवादात्मक कहा जाता है। उसके बाद
अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्मृति स्तर पर जो है निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्मृति स्तर की अगर बात करें, इसका जो प्रतिपादन किया था वो हर्बर्ट ने किया था। स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था, और अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो है मॉरिसन ने किया था प्रतिपादन, और विमर्शी चिंतन स्तर का हंट ने किया था। विमर्शी या रिफ्लेक्टिव लेवल का जो प्रतिपादन किया था वो हंट ने किया था। इसको समझते हैं। कक्षा शिक्षण के स्मृति स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कक्षा शिक्षण के स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल में जो है निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। एक शिक्षक जो है विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। उनमें पहला है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल, दूसरा है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद चिंतन स्तर। पहला स्मृति स्तर, उसके बाद दूसरा अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। अब बात करते हैं स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल की। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक जो है हर्बर्ट हैं। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? हर्बर्ट हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है। शिक्षण अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस की का पहला चरण कौन सा है? स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। यह तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। मेमोरी लेवल जो है तथ्यों को या डाटा को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा है, इस प्रकार स्मृति के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ डाटा को याद किया जाता है या रटा जाता है और उसको समझा नहीं जाता है। पांचवा है, इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल के शिक्षण में जो है अभिप्रेरणा का जो स्तर है वो भी न्यूनतम होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। अर्थात अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी में के अंतर्गत शामिल है। यानी अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली जो है नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन है या मूल्यांकन कहलाती है। यानी मूल्यांकन के अंतर्गत जो है छात्र के व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के निम्न उद्देश्य होते हैं। मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना।
दूसरा है यह जांचना कि बच्चों में कुशलता, योग्यता इत्यादि को कितना ग्रहण किया। बच्चों ने जो है कुशलता, योग्यता को कितना ग्रहण किया। तीसरा कि उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। चौथा है कि बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या है कि बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण में परिवर्तन की जांच करना। दूसरा यह जांचना कि बच्चों ने जो है कुशलता, योग्यता इत्यादि को कितना ग्रहण किया है। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। चौथा है बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अधिगमकर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए। अधिगमकर्ता के व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल से संबंधित है। शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए, सी और डी। ए यानी कि विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। सी है विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। डी है विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। इसको समझते हैं इस प्रकार। अधिगमकर्ता व्यवहार की निम्नलिखित ऐसी विशेषताएं हैं जो शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित हैं। उनमें पहला है विद्यार्थी जो है अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। दूसरा है विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। अपनी विद्यार्थी या स्टूडेंट क्या करता है कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। डी कि विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। बोध स्तर या अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक की अगर बात करें, हेनरी हैं। बोध स्तर या अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी हैं। हेनरी सी मॉरिसन है। बोध स्तर या अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक जो है हेनरी सी मॉरिसन है। इस स्तर पर तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है। अवबोध स्तर पर केवल तथ्यों को याद करना रखना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। अवबोध स्तर में जो है तथ्यों को या डाटा को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है, यानी कि अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल में पर जो है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है कि अवधारणा, सामान्यीकरण करने का अर्थ क्या होता है कि अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि को समझना। जनरलाइज करने का मतलब है कि अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि को समझना। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत इत्यादि को समझना। अवबोध स्तर का मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्न। अवबोध स्तर का जो मूल्यांकन किया जाता है वो निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। अवबोध स्तर का मूल्यांकन जो है निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना। इसको समझते हैं कि सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु अधिगम के अंतरण के लिए, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु अधिगम के अंतरण के लिए अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। सीखने के लिए
अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु, अधिगम के अंतरण के लिए अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना जो है वो सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। शिक्षण कार्य का आयोजन किए जाने से अधिगम में तीव्र गति से वृद्धि होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? 7वां क्वेश्चन है कि किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। इसको समझते हैं। रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन प्रविधि में जो है अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन जो है कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो सतत रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक, फॉर्मल तथा इनफॉर्मल परिस्थितियों में किया जाता है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो सतत रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में जो है बच्चों को सीखने और सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं की गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गलतियों के निरंतर सुधार से करते हैं। बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं की गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभवों एवं गलतियों के निरंतर सुधार से करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है। निम्न में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार जो है कम त्रुटि दर, उच्च सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। इसको समझते हैं। त्रुटि की दर को कम करना अर्थात सफलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार होता है। त्रुटि की दर को कम करना अर्थात सफलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना प्रभावी शिक्षण या इफेक्टिव टीचर व्यवहार का जो है मुख्य आधार होता है। प्रभावी शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करते समय शिक्षण कार्य करते समय उन सभी व्यवहारों को कुशलतापूर्वक करता है, जिससे छात्र अधिगम के उच्च स्तर की प्राप्ति हो सके। प्रभावी शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करते समय उन सभी व्यवहारों को कुशलतापूर्वक करता है, जिससे छात्र जो है अधिगम के उच्च स्तर की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।